Hello, good evening, everyone. Welcome you all to the Sports Science Academy. We were studying environmental influence on human physiology under exercise. In this lecture series, we have studied the hot environment, influence of hot environment on exercise, health risk factors, and all. Cold environment, this both we have studied, and we have studied the basic फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंट एट अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड पे क्या क्या चीज़ें होती है, क्या डिफरेंस होता है एज कम्पेयर टू सी, इसका बेसिक्स हमने देख लिया था कल. आज हम पढ़ेंगे कि अल्टीट्यूड की वजह से फिजियोलॉजी पे क्या इफेक्ट होगा, हमारी एक्सरसाइज पे क्या इफेक्ट होगा, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट होगा, है ना. सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड, होमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, एरिथ्रोपोइटिन और रेस्पिरेटरी सिस्टम, वाइटल कैपेसिटी, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, इन सारे वेरिएबल्स पे अल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट होगा, उसके वजह से एक्सरसाइज पे क्या इफेक्ट होगा. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आज. तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया था, लेट मी रिमाइंड द यस्टरडेज विद इन 2 मिनट. बैरोमेट्रिक प्रेशर अल्टीट्यूड पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है. क्या हो जाता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर अल्टीट्यूड पे कम हो जाता है. ऑक्सीजन के परसेंटेज की बात करें तो सी लेवल पे, अल्टीट्यूड पे हर जगह ऑक्सीजन का परसेंटेज सेम रहता है. बट चेंजेस किस में आता है बच्चों, ऑक्सीजन का यस पार्शियल प्रेशर. अल्टीट्यूड पे जैसे जैसे जाएंगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होते जाएगा. ठीक है, कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आपको रीजन है जो मैंने आपको बताया है. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, बिकॉज ऑफ लेस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट द हाई अल्टीट्यूड. रिमेंबर देयर इज नो चेंज इन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिमेन सेम, approximately 21%, but the partial pressure decreases as we go upward. So this we have studied yesterday. Now this all we have studied yesterday, the temperature, solar radiation. Now physiological response. अब स्टार्ट करते हैं कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होगा अल्टीट्यूड पे. हम सी लेवल से अगर अल्टीट्यूड पे जाए ट्रेनिंग करने के लिए, तो क्या रेस्पिरेटरी में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में और मेटाबॉलिक चेंजेस आएगा, ये हमें पढ़ना है आज के इस सेशन में. चलो, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. अब देखो, मैंने आपको जैसे बताया कि अल्टीट्यूड पे क्या क्या होता है इन्वायरमेंट में. एक तो पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर, वाटर का मॉइस्चर कम हो जाता है ना, वाटर वेपर प्रेशर कम हो जाता है, राइट. वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम हो जाती, मतलब है ना, हीट का, रेडिएशन का इफेक्ट होता है, डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है. ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस है एट हाई अल्टीट्यूड. अब हम क्या करें, सी लेवल से अगर अल्टीट्यूड पे जाएं, सी लेवल से हम अल्टीट्यूड पे जाएं तो तुरंत क्या क्या चेंजेस होगा. रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम देखें तो पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी डिफ्यूजन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, गैस एक्सचेंज एट मसल्स, ये सारे चेंजेस होंगे. इफ यू टॉक अबाउट द पल्मोनरी वेंटिलेशन, सो मैंने क्या बोल रहा था, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सरसाइज ऑन दिस सिस्टम्स, तब मैंने बोला था कि ये चीज़ें रिपीट होगी आगे जाके, इसलिए हम इस पर टाइम देंगे. तो ये सेम वेरिएबल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. इसका एप्लीकेशन है अल्टीट्यूड का, अल्टीट्यूड के ऊपर, हीट के ऊपर, कोल्ड के ऊपर. तो ये लास्ट की जो यूनिट्स है, एज इन में क्या होता है, सेक्स डिफरेंस क्या होगा, तो यही चीज़ें हमें देखने को मिलेगी. सो इफ यू हैव स्टडीड दिस यूनिट्स, फर्स्ट 2 यूनिट, देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर्स. तो पल्मोनरी वेंटिलेशन आपको पता है क्या होता है. वेंटिलेशन की अगर हम बात करें तो एयर का मूवमेंट, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एयर का मूवमेंट, है ना, जो डिसाइड करता है टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट के ऊपर. वेंटिलेशन, कितना एयर का मूवमेंट हो रहा है
हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। तो पर मिनट पर ब्रीथिंग में हम कितना एयर ले रहे हैं और उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, रेस्पिरेटरी रेट, तो ये डिसाइड करेगा हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो जैसे ही हम अल्टीट्यूड पे जाएंगे, अब अल्टीट्यूड पे आपको पता ही है कि भाई वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। मैं अगर आपको बोलूं ऑक्सीजन की कमी है तो इसका मतलब समझिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, ठीक है, टोटल ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऐसा मत समझना। कई बार मुंह से हमें बोल देते हैं कई बार ऑक्सीजन की कमी है, तो इसका मतलब आप क्या लोगे कि ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम है वहां पे, ठीक है, इसके इंडिकेशन है। तो अल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो पार्शियल प्रेशर का इंपॉर्टेंट रोल आपको पता ही है डिफ्यूजन के लिए, है ना। पार्शियल प्रेशर का इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में हाई पार्शियल प्रेशर रहेगा ऑक्सीजन का, फिर लंग्स में रहेगा, फिर आर्टरीज में रहेगा, ऐसे कम होते जाएगा पार्शियल प्रेशर, ताकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए। पार्शियल प्रेशर, है ना, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है मूवमेंट के लिए, डिफ्यूजन के लिए। चेंजेस होना चाहिए, ग्रेडियंट में दो मेम्ब्रेन के बीच में चेंजेस होना चाहिए। अगर ये दोनों साइड इक्वल रहा, सपोज मैं बोलूं कि यहाँ पे भी 100 mg का पार्शियल प्रेशर है और यहाँ पे भी 100 है, तो क्या डिफ्यूजन होगा? क्या डिफ्यूजन होगा? इनके बीच में जो प्रेशर ग्रेडियंट, पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट चेंजेस नहीं है तो नहीं होगा ना। तो यहाँ, है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 30, 40, 50 डिफरेंस होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। इसको क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। तो इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर ऊपर जाते हैं तो कम हो जाता है, समझ रहे हो बात। एटमॉस्फेयर का जो सबसे बाहर वाला है उसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन कम जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम होगा, है ना, डिफ्यूजन कम होगा लंग्स में ऑक्सीजन का, तो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, टिश्यूज में ऑक्सीजन का लेवल कम देखने को मिलेगा। तो वहां पे कंडीशन आ सकती है हाइपोक्सिया की, डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ अल्टीट्यूड। हर जगह की ऐसा नहीं है कि सेम है, माउंट एवरेस्ट पे चले जाए या उत्तराखंड में चले जाए, तो हाइट का बहुत इंफ्लुएंस होगा इसके ऊपर, है ना। तो हाइपोक्सिया होगा इमीडिएटली। तो हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ये हमारे कीमोरिसेप्टर्स को पता चल जाएगा। एक्सरसाइज के टाइम पे भी हाइपोक्सिया होता है कि नहीं होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, हमने पढ़ा था सेंट्रल कमांड थ्योरी में और रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में। ऑक्सीजन की कमी हुई तो कीमोरिसेप्टर्स को पता चल गया ना। तो कीमोरिसेप्टर्स क्या करेंगे, ब्रेन को जाके बताएंगे कि ऑक्सीजन की कमी है, उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, वेंटिलेशन बढ़ जाएगा। सिंपल, जैसे एक्सरसाइज के टाइम पे होता है ना। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? यस। कुछ आवर्स में ही, जैसे ही पूछेंगे कुछ आवर्स में हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाएगा। बेसिक भी, विदाउट एक्सरसाइज नहीं करे तब भी हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है पल्मोनरी डिफ्यूजन। ये समझ में आया सबको, पल्मोनरी वेंटिलेशन? ओके। नेक्स्ट है पल्मोनरी डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना। तो क्या होता है, अब क्या होता है, इन्वायरमेंट में सी लेवल पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा रहता है। तो क्या होता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है लंग्स में और वहां से जाता है ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड लंग्स में। जब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो चुका है, तो लेस इंटर करेगा लंग्स में और लेस इंटर करेगा ब्लड में, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन आएगी, डिफ्यूजन कैपेसिटी कम हो जाएगी ऑक्सीजन की। क्लियर है? क्यों कम होगी, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाएगा,
तो डिफ्यूजन के लिए क्या चाहिए, देखो मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ। देखो आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको सिंपल करने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। जो मैं 10 सेकेंड। देखिए सपोज ये टैंक कैसे है, सेम ऐसा का ऐसा दूसरा भी टैंक है। ये साइज समझ लेना सेम है, डिफरेंस बन गया है डायग्राम में, है ना। अब यहां पे क्या है, इस साइड वाटर है, इस साइड इतना वाटर है, और इसमें इतना है। तो ये बताइए इसमें इधर की साइड जो मूवमेंट होगा वाटर का, वो ऊपर वाले डायग्राम में अच्छे से होगा या नीचे वाले में? यस, ऊपर वाले में ज्यादा। क्यों होगा ऊपर वाले में ज्यादा, क्यों होगा? कंसंट्रेशन आता है, ठीक है। अब यहां पे आगे देखें, इसके आगे भी मैं अगर पाथवे बनाऊं और आगे, तो यहां पे ज्यादा मूवमेंट होगा कि इधर मूवमेंट होगा ज्यादा? यस, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, बताइए। इसको अगर हम कंटिन्यू करें, बताओ किसमें फ्लो इजीली होगा, ए में या बी में? अरे बी में क्यों होगा? ऊपर वाले कि नीचे वाले में? यहां तक ज्यादा वाटर कहां किस में पहुंचेगा, ऊपर वाले में नीचे वाले में? ऊपर वाले में पहुंचेगा ना। देखो यहां पे क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी भी और इनके बीच में डिफरेंस देखो, यहां पे ज्यादा है। सेम समझ लीजिए ये क्या है, सी लेवल पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और ये क्या है, अल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। समझ लीजिए ये अल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। ये क्या है, समझ लीजिए लंग्स है। ये क्या है, लंग्स है। ये लंग्स है। और ये क्या है, समझ लीजिए आर्टरीज, और ये मसल्स है लास्ट में, ये मसल्स है, मसल्स। तो आप बताइए किस में ज्यादा ब्लड जाता जाएगा, सी लेवल पे ज्यादा जाएगा या अल्टीट्यूड पे? सी लेवल में। ये डायग्राम का फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यही होता है अल्टीट्यूड पे। अल्टीट्यूड पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन कम होगा लंग्स में। यहाँ पे डिफ्यूजन कम होगा तो ब्लड आर्टरीज का में भी ब्लड ऑक्सीजन की कमी आएगी, ऑक्सीजन यहाँ पे भी कम होगा, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कम होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइपोक्सिया होगा। समझ में आ गया? तो ऐसे इफेक्ट करता है डिफ्यूजन। समझ में आया सबको? यस, जयकांत, बास, परमजीत, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यही है ना, पल्मोनरी डिफ्यूजन। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है इसलिए आगे प्रोसेस नहीं हो पाता, इसलिए हाइपोक्सिया कंडीशन होती है, और डिफ्यूजन में भी इफेक्ट होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, अब देखो क्या होता है एटमॉस्फेयर में। मैंने जैसे आपको जो डायग्राम बनाया ना, वो सेम डायग्राम को याद रखो, वो सेम चीज यहां पे अप्लाई हो रही है। एटमॉस्फेयर में वो जो सी लेवल पे 150 mg होता है। यहां देखो, यहां पे कितना है ऑक्सीजन, 159 mg एटमॉस्फेयर में। याद रखना एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर कितना रहता है,
सी लेवल पे ऑक्सीजन कितना रहता है पार्शियल प्रेशर 159, राइट डाउन, mg, mmHg, ये है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, राइट डाउन। एट सी लेवल at sea level the partial pressure of oxygen is 159 mmHg, राइट डाउन एवरीवन, लिख लिया, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाता है, अल्टीट्यूड में कम हो जाता है पार्शियल प्रेशर। अल्टीट्यूड में कितना हो गया 104, या फिर बोल सकते हैं, एक मिनट, 104 नहीं, ये डिपेंड करेगा हाइट के ऊपर, हाइट के ऊपर अल्टीट्यूड का पार्शियल प्रेशर डिपेंड करेगा। जैसे यहां पे हाइट देख सकते हो आप, ये रही हाइट, ये सी लेवल पे, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होते जाएगा। यहां देख सकते हो डायग्राम में, है ना, ये इतने हाइट पे इतना कम हो गया ऑक्सीजन का। तो ये हाइट पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होते जाएगा। तो सी लेवल पे कितना है 159, ये याद रखना, सी लेवल पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159 mmHg, है ना। तो क्या होता है, अब सी लेवल पे अगर ज्यादा है तो एल्वेओली में कितना रहता है 104, ये इन्वायरमेंट में है पार्शियल प्रेशर 159 mmHg, है ना। फिर एल्वेओली में कितना रहता है, लंग्स में कितना रहता है, एल्वेओली में 104। मैं जो बना रहा हूं उसको लिखते जाना, लंग्स में कितना रहेगा 104, ठीक है। अब अल्टीट्यूड पे क्या हो जाता है, ये डिक्रीज कितना हो जाता है 46, बट अल्टीट्यूड पे ये कितना है, सी लेवल पे है। मैं किस कंडीशन की बात कर रहा हूं, सी लेवल पे, सी लेवल पे लंग्स में, एल्वेओली में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रहता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg, बट अल्टीट्यूड पे ये डिक्रीज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हाइट। जनरली कितना है आप देख सकते हो यहां पे 46 mmHg, 46 mmHg, ये कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पे पार्शियल प्रेशर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का कम हो गया है। आपको ये बात समझ में आई। जैसे मैंने वो टैंक का एग्जांपल लिया था, अगर पहले वाले टैंक में ज्यादा पानी नहीं है तो सेकेंड वाले में नहीं जाएगा। टैंक में एग्जांपल दिया था आपको मैंने, पहले वाले टैंक में अगर पानी ज्यादा नहीं है तो सेकेंड वाले में कैसे पास होगा, इतना कम पानी है तो सेकेंड वाले में भी कम आएगा, सेकेंड वाले में कम आएगा तो थर्ड वाले में भी कम पहुंचेगा। ये आपको मैंने बताया था। वैसे ही समझ लीजिए, जो सबसे बाहर वाला टैंक है ऑक्सीजन का वो कौन है, इन्वायरमेंट है। उसके बाद में सेकंड लेवल का टैंक कौन सा आ जाएगा, हमारा लंग्स। तो अगर इन्वायरमेंट में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है तो लंग्स में भी कम जाएगा, और लंग्स में कम जाएगा तो आर्टरीज में भी कम जाएगा, और आर्टरीज में भी कम जाएगा तो मसल्स में कम जाएगा। तो ये डिफरेंस आता है सी लेवल और अल्टीट्यूड के लेवल में। सी लेवल पे जो टैंक है ना ऑक्सीजन का वो फुल भरा हुआ है नीचे। समझ में आया आपको, ये बात समझ में आई मेरी? यस एवरीवन। तो क्या होगा, अब यहां पे ध्यान से सुनिए बच्चों। अब सपोज यहां पे ऑक्सीजन की यहां तक कम पहुंचा तो जो सेचुरेशन है उस पे क्या इफेक्ट होगा, सेचुरेशन पे, HbO2 सेचुरेशन पे क्या इफेक्ट होगा, कहां पे ज्यादा होगा, सी लेवल पे ज्यादा होगा या अल्टीट्यूड पे ज्यादा होगा। अब लंग्स में अगर ऑक्सीजन कम है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, तो क्या ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होगा या नहीं होगा, बताओ। ब्लड में ज्यादा जा पाएगा क्या, बताओ।
यस, अन्नू, अतुल, डॉर्थी, है ना, नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एच बी, हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, सेचुरेशन कम हो जाएगा। राइट डाउन, सेचुरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको? फर्स्ट टैंक में पानी कम है यहाँ पे, तो सेकंड टैंक में भी कम जाएगा, सेकंड टैंक में कम है तो थर्ड टैंक में भी कम आएगा, ऑब्वियसली सीधी सी बात है ना। ये अभी कर्व के हम आगे देखेंगे। सेचुरेशन अगर कम हो जाएगा पार्शियल प्रेशर कम होने से, यस हमने डिस्कस किया था लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला, ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, सेचुरेशन कम हो जाएगा, है ना। तो उसमें आप रिलेट कर सकते हो इसको सेचुरेशन की वजह से। तो ये क्या हुआ, सेचुरेशन एच बी का कम हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे सेचुरेशन कम है, ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है। ऊपर वाले कंडीशन में देखो ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब आर्टरीज में भी ज़्यादा है तो ब्लड में भी ज़्यादा, मसल्स में भी ज़्यादा जाएगा। बट यहाँ पे कम है तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखो एट सी लेवल एल्वोलर का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104। एल्वोलर के अंदर कितना है, एल्वोलर के अंदर 104 है ना। तो जिसकी वजह से 96 to 97% होमोग्लोबिन सेचुरेट हो जाएगा। 96% रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन मिल जाएगा। बट अल्टीट्यूड पे लंग्स का कितना कम हो जाता है, 46 इतना कम हो जाएगा। ये वाली हाइट पे, पर्टिकुलर हाइट की बात कर रहे हैं हम, जितना हाइट बढ़ेगा उतना ज्यादा कम होता जाएगा। तो उस टाइम पे ओनली 80% होमोग्लोबिन सेचुरेट होगा ऑक्सीजन के साथ। मतलब सिर्फ टोटल, हाँ क्यों, क्यों अच्छे से होगा डिफरेंस? हम्म, नहीं नहीं, तो टोटल भी तो कम हुआ ना, इसमें बाहर का भी तो कम हुआ है। ये 104 है किसके कंपेयर में, 104 है 159 के कंपेयर में, है ना। तो यहां पे क्या लग रहा है आपको, देखो यहां पे देखो, तो यहां पे कितना है, मैं आपको दिखाता हूँ एक डायग्राम, रुको एक डायग्राम बनाता हूँ। रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ आपको। देखो ये पहला टैंक है, ये इन्वायरमेंट का टैंक है समझ लो। इसका कितना है, 159। लंग्स में कितना गया, लंग्स में 104 है ना। आगे देख सकते हो आप फर्दर। अब यहां पे आप देखो, यहां पे देखो, यहां पे हमने कितना बताया, यस ठीक है, मैं इसको थोड़ा, हाँ कंप्यूटर, ओके ओके, मैं इसको वेट करता हूँ, है ना। चलो, तो देखो ये है इन्वायरमेंट का सी लेवल पे, सी लेवल पे, ठीक है, ये याद रखना। और ये लंग्स का है, लंग्स के अंदर एल्वोलर के अंदर है समझ लीजिए। अब यहाँ देखो डायग्राम कितना है, 46, यहाँ पे 46 है, तो यहाँ पे 46 है, पर यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे कितना कम है। अब देखो डायग्राम ये वाला, कितने हाइट पे बात कर रहे हैं हम, 4300 मीटर की, 4300 मीटर की हाइट पे। तो अप्रोक्सीमेटली देख लो, ये देखो यहां पे टोटल भी कम होते जा रहा है, ये देखो कम हो रहा है, ये कम हो रहा है नहीं, ये 4300 पे देखो, ये रहा 4300 पे इतना 90 है, 90। तो यहां पे क्या रहेगा, 90। कम है कि नहीं, यहां पे भी बताओ, बाहर भी कम है ना एनवायरमेंट में। ये क्या है, 4300 मीटर के ऊपर की बात कर रहे हैं, 4300 मीटर पे टोटल। बाहर भी पहले टैंक में भी कम है, यहां पे भी कम है, तो यहां पे कम जाएगा। यहां पे ज्यादा है भरा हुआ फुल, तो यहां पे भी ज्यादा जाएगा, समझ रहे हो।
चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम, ये अल्टीट्यूड पे है ना, हम अल्टीट्यूड पे थे। नाउ अब मसल्स की बात करें, मसल्स में गैसेस एक्सचेंज, तो सेम प्रोसीजर। अब आपको देखो यहाँ तक पता चला कि यहाँ पे कम है, तो अब यहाँ पे मसल्स की बात करें तो मसल्स में भी इन्फ्लुएंस होगा, सीधी सी बात है। ये थर्ड लेवल के टैंक है, इसमें भी यहाँ पे देखो, एक ऊपर की कंडीशन में देखो और एक यहाँ की कंडीशन में देखो, कहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा, सी लेवल पे ज्यादा पहुंचेगा ना। देखो यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन है, 104 है यहाँ पे और यहाँ पे 46 है, तो यहाँ पे क्या होगा, मसल्स में भी इनका इसका इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा, होगा इसका इन्फ्लुएंस, है ना। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। व्हाट 4300, 4300, no, it varies depending on the height, depending on the height it varies. As height increases the partial pressure decreases. We have taken example of 4300 meter. See, as height increases the partial pressure decreases. ये हाइट है, ये मीटर में हाइट दिया हुआ है, 1600 मीटर, 2000, 2200 मीटर, 4300 मीटर, 8000 मीटर। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होते जा रहा है। गॉट इट? इट इज नॉट फिक्स, इज डिपेंडिंग ऑन द हाइट। So we have taken example of 4300 meter. That's why 90 we have written. Here you can see at the height of 4300 meter. Okay, got it? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मसल्स में भी आपको पता ही यही होगा इसका इन्फ्लुएंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे, पढ़ सकते हो लिटरेचर। आर्ट्रियल पार्शियल प्रेशर एट द सी लेवल इज अबाउट 100 mmHg। आर्ट्रियल में कितना होता है, देखो यहाँ पे कितना दिया गया है, 100 mmHg। कितना दिया है आर्टरीज में, सी लेवल पे 100 mmHg। आर्टरीज में इतना होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। प्रेशर ग्रेडियंट कम होते जाएगा, हमेशा याद रखना, 4 से 104 के कंपेयर में कम है, तभी तो डिफ्यूजन हो पाएगा। बट जिसकी वजह से टिश्यूज में कितना होता है, 40। सो द डिफरेंस और द प्रेशर ग्रेडियंट, इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट। जो डिफरेंस देख रहे हैं ना हम, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। याद रखना है, ग्रेडियंट का वर्ड मतलब क्या है, डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। प्रेशर का डिफरेंस इधर की साइड ज्यादा है, इधर की साइड कम है, तो इसको बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। बिटवीन द आर्टेरियल ब्लड एंड टिश्यू ब्लड एट द सी लेवल इज 60 mmHg। हाउएवर one move to the evaluation of 4300 meter, the difference decreases to 42 mmHg and tissue drop to 27। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखो सी लेवल पे कितना हो जाएगा, सी लेवल पे ये सेम फर्दर कम हो जाएगा। टिश्यूज पे कितना है, 40, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40। टिश्यूज में कितना है, 40 mmHg ऑक्सीजन। तो यहाँ डिफरेंस कितना है, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ डिफरेंस कितना है, ग्रेडियंट का कितना डिफरेंस है, 60 का डिफरेंस है ना, 60 का डिफरेंस। तो अनलोडिंग अच्छे से होगी, ऑक्सीजन अच्छे से अनलोडिंग होगा। इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट।
डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, या आर्टरीज में 100 mmHg का ऑक्सीजन है और टिश्यूज में 40 mmHg है ऑक्सीजन, तो टिश्यूज और आर्टरीज में कितना डिफरेंस आया? 60 mmHg का। क्लियर है? बट अल्टीट्यूड पे क्या होगा? आर्टरीज में कितना है? आर्टरीज में कितना ऑक्सीजन है? कितना दिया गया यहां पे देख सकते हो आप, 42 एंड 27। यहां पे है 42 और यहां पे देखने को मिलेगा 27। तो देखो ये कम हो गया प्रेशर ग्रेडियंट, तो अनलोडिंग कम होगी, ऑक्सीजन कम पहुंचेगा मसल्स में। क्लियर है? तो आपको रीजन पता चल गया व्हाई इन अल्टीट्यूड वी गॉट अ कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया because of this whole process. Take a screenshot of this. This is the example of sea level and height at the level of 4300 meter. It's all about the single term, decreased partial pressure of oxygen. Clear है सबको? Yes, अन्नू, अतुल, नेहा, डॉर्थी, निशांत, जिया, सिमन, रब्बानी, समझ में आ रहा है? कमलेश, ठीक है। एट सी लेवल the pressure gradient between partial pressure of oxygen and a tissue at sea level is 60। तो डिफरेंस कितना देखा था हमने? 60 का, और यहां पे कितना कम हो गया? 15 का डिफरेंस। किसके बीच में डिफरेंस है ये? किसके बीच में डिफरेंस है बताओ? आर्टरीज एंड टिश्यूज, है ना? यहां देखो कितना है? 15 का। प्रेशर ग्रेडियंट कम हो गया, इसकी वजह से अनलोडिंग कम होगी ऑक्सीजन की। दिस रिप्रेजेंट 75% रिडक्शन इन द डिफ्यूजन ग्रेडियंट बिकॉज दिस डिफ्यूजन ग्रेडियंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द होमोग्लोबिन इन द ब्लड इनटू द टिश्यूज एंड दिस चेंज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट एल्टीट्यूड इज मच ग्रेट कंसिडरेशन फॉर एक्सरसाइज परफॉर्मेंस एंड देन स्मॉल रिडक्शन इन होमोग्लोबिन सैचुरेशन इन द ऑकर इन द लंग्स। तो इसके वजह से क्या होता है? इसके वजह से ही सब कुछ चेंजेस होता है, इसके वजह से ही सब कुछ इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा। ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हुई है टिश्यूज में, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उसके बदले में हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा। ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें क्यों देखने को मिलते हैं? ताकि ऑक्सीजन मसल्स में कम पहुंच पाता है। बट हमें तो डिमांड फुलफिल करना है हमारे मसल्स की, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, जहां पे ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है। इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट इज डिमांड आवर other system start working as a compensatory response, उसको फुलफिल करने के लिए। तो और क्या चेंजेस देखने को मिलता है आगे और देखेंगे। इसी के वजह से हार्ट रेट बढ़ता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन बढ़ता है, ताकि ऑक्सीजन की डिलीवरी मेंटेन रहे। नेक्स्ट अब देखते हैं हम कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स टू अल्टीट्यूड। अब ब्लड प्लाज्मा में क्या चेंजेस होता है, कार्डियक आउटपुट में क्या चेंजेस होगा, मेटाबॉलिक रिस्पांस क्या होगा, पल्मोनरी एडेप्टेशन, ब्लड एडेप्टेशंस, मसल्स एडेप्टेशंस, क्या चेंजेस होगा अल्टीट्यूड पे। अब प्लाज्मा ब्लड वॉल्यूम की बात करें, जैसे ही हम पूछेंगे कुछ ही सप्ताह में, कुछ ही टाइम पे हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? आपको मैंने बताया था। यस, व्हेन वी जस्ट रीच टू द अल्टीट्यूड विद इन फ्यू डेज टू वीक our plasma volume decreases. Write down plasma volume decreases. लिखो, पहला हेडिंग डालो कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, उसमें हेडिंग डालो ब्लड वॉल्यूम, तो उसके अंडर में लिखना नीचे प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीजेस। नाउ टेल मी द रीजन
यस एनीवन, टेल मी द रीजन व्हाई प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीजेस। पुराने से थोड़ा इंटररिलेट करो। हेलो हेलो माइक टेस्ट, हेलो यस। निशांत, जगन, रतुल, नीरज, बताओ प्लाज्मा वॉल्यूम कम क्यों होगा? एटमॉस्फेयर कैसा रहता है? ह्यूमिडिटी रहती है कि नहीं रहती है? कम रहती है ना ह्यूमिडिटी? कहाँ रहता है वाटर? नहीं ड्रिफ्टर, हाँ प्लाज्मा लॉस ज्यादा होगा तो क्यों? अरे वही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्यों होता है? ड्रिफ्टर नहीं होगा, उस पर बाद में आएंगे अपन। देखो यस यस, I told you the vapor pressure in the environment is very less. So environment is more ready to accept the water molecules at the altitude. Humidity वहाँ बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई है वहाँ पे अल्टीट्यूड पे। जो भी है ना पानी वो बर्फ में बन जाता है। ओपन एयर में वाटर के मोलिक्यूल्स बहुत कम है। तुम्हारा डिहाइड्रेशन बहुत होता है, डिहाइड्रेशन। जयकांत अपना माइक बंद करना। क्या होता है वहां पे? पानी का बहुत ज्यादा लॉस होता है, रेस्पिरेटरी लॉस होता है, यूरिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। हम ब्रीथिंग करते हैं ना, ब्रीथिंग से भी हमारे जो ब्रीथिंग करते हैं उससे भी बहुत ज्यादा वाटर का लॉस होता है। और डिहाइड्रेशन आपको मैंने बताया था कल, देखो ये इसमें देखो, पता नहीं दिख नहीं रहा यहाँ पे। कल मैंने पढ़ा था ना, भूल गए? ये देखो क्या बताया मैंने, डिहाइड्रेशन क्यों, ये रीजन है, ठीक है, ये रीजन है, आपको मैंने कल बताया था, है ना। इस वजह से क्या होगा, वाटर का बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो रेस्पिरेटरी लॉस, प्लाज्मा वॉल्यूम 25% तक कम हो सकता है। तो प्लाज्मा वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या होगा, हेमाटोक्रिट बढ़ जाएगा ना। व्हाट इज हेमाटोक्रिट? यस राइट, है ना, आरबीसी का इंक्रीज हो जाना। एक ग्लास है वो फुल भरा हुआ है, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला, और दूसरा ग्लास है उसमें मैंने पानी आधा है और उसमें भी 1 टेबल स्पून पानी डाला। तो कंसंट्रेशन नमक का किसमें ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है। तो वैसे ही ब्लड में अगर प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो चुका है, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो चुका है तो हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली ज़्यादा दिखेगा ना। तो क्या, हेमाटोक्रिट, कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी इन ब्लड, तो वो ज़्यादा लगेगा हमें, हेमाटोक्रिट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या चेंजेस देखने को मिला? राइट डाउन, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज, प्लाज्मा वॉल्यूम, ऐसा लिखो। फिर ऐसा एरो बनाओ, इंक्रीज हेमाटोक्रिट, ऐसे लिखा करो नोट्स। पूरा लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आफ्टर सम वीक्स जो प्लाज्मा वॉल्यूम कम हुआ था वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा अगर एडवोकेट फ्लूइड लेंगे तो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हम कंटिन्यू अल्टीट्यूड पे रहते हैं तो हाइपोक्सिया की कंडीशन हमें फेस करने को मिलती है। तो उसकी कंडीशन में क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन का लेवल बढ़ जाएगा। एरिथ्रोपोइटिन किडनी से निकलता है ये हार्मोन। एरिथ्रोपोइटिन के बढ़ने से क्या होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एरिथ्रोपोइटिन बढ़ेगा अल्टीट्यूड के ऊपर, उससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन का और वी कैन से आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फिर लिखो इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन, लिखो इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन, फिर उसके आगे इक्वल टू लगाना विच इंक्रीजेस आरबीसी।
प्रोडक्शन। गॉट इट? तो ये देखने को चेंजेस मिला आपको, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हुआ, हेमोटोमेटिक रेट बढ़ा। फिर कुछ टाइम बाद आप अगर हम एक्सपोजर में कंटिन्यू एक्सपोजर करते हैं, ये एक दिन की बात नहीं है, ये एरिथ्रोपोइटिन जो रिलीज हुआ और ये जो आरबीसी का प्रोडक्शन हुआ एक दिन की बात नहीं है, ये कंटिन्यू एक्सपोजर है। आप कई वीक से वहां पे अगर रुक गए हो तो एरिथ्रोपोइटिन का रिलीज हुआ, आरबीसी का प्रोडक्शन होगा, ये 4 दिन में नहीं हो जाएगा। ठीक है? कार्डियक आउटपुट, रिड्यूस्ड आर्टेरियल पार्सल प्रेशर। अब आपको पता ही है, ये डायग्राम में आपको याद होगा, ये जो डायग्राम हमने देखा था आर्टरीज का पार्शियल प्रेशर, ये यहाँ पे कम हो चुका है 42। सपोज एट द हाइट ऑफ 4.3 किलोमीटर, ये पार्शियल प्रेशर कम हो चुका है ना आर्टरीज का। पार्शियल प्रेशर 100 से 42 पे आ गया, डिपेंडिंग ऑन द हाइट, इट में गोस 30, इट में गोस 59, 70। तो ये पार्शियल प्रेशर आर्टरीज का कम हो गया है। इसके वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट पे क्या इफेक्ट आएगा? हार्ट रेट बढ़ेगा, रेस्ट के टाइम पे, रेस्ट हाँ अलग अलग कंडीशन के टाइम पे है, मैक्सिमम तो कम हो जाएगा, सीधी सी सही सी बात है, बट रेस्ट के टाइम पे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम, राइट? ध्यान रखना है, हम मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं। रेस्ट के टाइम पे और सम मैक्सिमल एक्सरसाइज के टाइम पे एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि जब पहले 5 लीटर ब्लड पंप होता था, ध्यान से समझना, रेस्ट के टाइम पे 5 लीटर ब्लड पंप होता था, तो 5 लीटर की वजह से इतना ऑक्सीजन मसल्स में नहीं पहुंच पाता था। अब हमारे हार्ट को 6 लीटर ब्लड पंप करना पड़ रहा है उतना ही ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। ऑक्सीजन की डिलीवरी मसल्स तक अच्छे से नहीं हो पा रही है एक पर्टिकुलर कार्डियक आउटपुट पे, सो वी नीड टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट टू डिलीवर द सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट द मसल्स। तो ध्यान से समझो, लिखो एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग सम मैक्सिमल एक्सरसाइज, नॉट मैक्सिमम एक्सरसाइज, रिमेंबर मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट की बात नहीं कर रहे हैं हम, मैक्सिमम तो कम हो सकता है, बट सम मैक्सिमल एक्सरसाइज पे कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस। राइट डाउन। जब भी आपको क्वेश्चन में मिले ट्रेनिंग, एडेप्टेशन, एरोबिक, एनारोबिक, कई जगह पे हमेशा ध्यान रखना वो मैक्सिमम की बात कर रहा है कि सम मैक्सिमम की रेस्ट की बात कर रहा है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, आंसर पूरा चेंज हो जाएगा, है ना? एडेप्टेशन की बात करें, मेल और फीमेल की डिफरेंसेस की बात करें, जेंडर की डिफरेंसेस की बात करें, एज का इन्फ्लुएंस देखें, तो वहां ये चीज क्वेश्चंस में देखना कि मैक्सिमम पूछ रहा है या रेस्ट के टाइम पे पूछ रहा है। ठीक है? जल्दी जल्दी में कार्डियक आउटपुट का मत बोल देना, कम हो जाएगा, है ना? तो अल्टीट्यूड पे क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटेड होगा, जैसे एक्सरसाइज के टाइम पे भी कम होता है, कीमोरिसेप्टर्स उसको इफेक्ट करेंगे। एक्सरसाइज के टाइम पे भी ये हमने देखा था सेंट्रल कमांड थ्योरी में, ऑक्सीजन को कमांड कम सेंस हुआ तो फिर कीमोरिसेप्टर्स गए, जिसकी वजह से सीएनएस एक्टिवेट हुआ। नाउ अब बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम की। कार्डियक आउटपुट तो हमने देख लिया कि इंक्रीज हुआ। When submaximal exercise is performed during first few hours at altitude, first few hours, क्या बात कर रहे हैं? submaximal exercise, stroke volume decreases. Write down at submaximal exercise, write down मैं जो बोल रहा हूं वो, at submaximal exercise stroke volume decreases. क्यों कम होगा स्ट्रोक वॉल्यूम बच्चों? स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों कम होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों कम होगा? Yes, venous return and ultimately due to reduced plasma volume. We have said, what we have said, प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा ना। जैसे ही फर्स्ट फ्यू आवर में जाएंगे,
एक्सरसाइज करेंगे तो प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा, जब प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गया तो रिफिलिंग हार्ट की कम होगी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। दैट इज वी स्टडी द बेसिक फिजियोलॉजी इन द स्टार्टिंग। अगर जिसने फर्स्ट सेकंड चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है उसको ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो डोंट वरी, सबसे पहले जाके फर्स्ट 5-6 लेक्चर्स देखना है फिजियोलॉजी के, उसके बाद में ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गया तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब सो द हार्ट रेट, अब स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी। यस, वेरी गुड, हार्ट रेट इंक्रीजेस। सो क्या है मेरा कंक्लूजन, व्हेन वी रीच टू द अल्टीट्यूड in first few hours or on a single day, if you perform exercise at some maximal intensity, your stroke volume decreases and heart rate will increases। हार्ट को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि एक पंप में ज्यादा ब्लड नहीं जा पा रहा, तो उसको ज्यादा बार बीट करना पड़ रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर है? तो हार्ट रेट रिस्पॉन्सिबल है कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए। तो लिखो, ये लिखो, कार्डियक आउटपुट पे क्या इफेक्ट हुआ, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ, है ना? क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन की डिलीवरी अच्छे से नहीं हो पा रही है। राइट, लिख लिया सबने ये? यस, जिसने लिख लिया प्रेस लाइक। पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, पीपीटी तो आपको मिलती है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने की बात कर रहा हूं। ठीक है, नाउ कंसिक्वेंटली आफ्टर फ्यू डेज, अब चलो कुछ दिन हमने बिता दिए वहां पर अल्टीट्यूड में, द मसल्स बिगन एक्सट्रैक्टिंग मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड। अब देखो यहां पे कार्डियक आउटपुट पहले बड़ा था क्योंकि मसल्स में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था, but after few days at altitude the muscles began extracting more oxygen from the blood। क्यों? increasing arterial venous oxygen difference which reduces the demand for increased cardiac output, then heart rate, increasing heart rate and cardiac output peaks after 6 to 10 days at altitude, after which cardiac output and heart rate during exercise start decreases। क्या बोल रहा है? स्टार्टिंग में तो सब कुछ बढ़ गया, स्टार्टिंग में जैसे ही हम अल्टीट्यूड पे पहुंचे, बात से ध्यान से सुनो कहानी को, जैसे ही हम अल्टीट्यूड पे पहुंचे हमारा ब्लड लॉस हो चुका है, सॉरी प्लाज्मा लॉस हो चुका है। मैं जो बोल रहा इमेजिन करो, आप अल्टीट्यूड पे पहुंचे, खुद को इमेजिन करो, बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग ले रहे हो, पसीना निकल गया बहुत सारा, आपको दिख नहीं रहा पसीना पर पसीना निकल गया, आपको शरीर पे दिखेगा नहीं ये पसीना निकल रहा है, डिहाइड्रेशन इवापोरेशन अपने आप हो जाएगा। प्लाज्मा वॉल्यूम कम हुआ तो हार्ट रेट बढ़ गया, हार्ट रेट किस वजह से बढ़ा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया पर हार्ट रेट बढ़ गया, और कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। कार्डियक आउटपुट क्यों बढ़ा? क्योंकि मसल्स तक ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये स्टार्टिंग की कंडीशन है, पर आपको 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, अब पर मसल्स तक ऑक्सीजन जा रहा है सही सही, आपको एडजस्टमेंट हो रहा है, आपकी सांसें नहीं फूल रही है। आप देखोगे कुछ टाइम बाद आपको एडजस्टमेंट होगा, थोड़ा सा होता है, स्टार्टिंग के 2-4 दिन में आपको दिक्कत आती है, अब एडजस्टमेंट होने लग गया। अब क्या होगा, आफ्टर फ्यू डेज ऑक्सीजन क्या है मसल्स में अच्छे से जाने लग गया, पहले नहीं जा रहा था, है ना? अब उसके वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन अच्छे से जाने लग गया तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल हो जाएगा, जो कार्डियक आउटपुट यहां पे जो बड़ा था वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट डिक्रीजिंग, द इंक्रीजिंग हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट आफ्टर 6 to 10 days एट एल्टीट्यूड स्टार्ट डिक्रीजेस। कब डिक्रीज होगा? नाउ ये पहली वाली कंडीशन लिख दी, यहां पे हेडिंग डालना बच्चों, एट द बिगिनिंग लिखना। अब यहां पे लिखो नेक्स्ट आफ्टर फ्यू डेज। मैं आपको चलो यहां पे मैं लिख देते हैं हम एक, सुनो अभी आप कैसे लिखोगे, यहां पे पूरा जो हमने पढ़ा अभी तक क्या कंक्लूजन करोगे,
एट द बिगनिंग क्या हुआ, चलो बताते जाओ मेरे को। आप वहां पे पहुंचे तो क्या हुआ, इसको एक फ्लो चार्ट में हम बनाते हैं। प्लाज्मा लॉस, अब आपको इसका रीजन तो पता ही है। प्लाज्मा लॉस हो गया। अब प्लाज्मा लॉस होने की वजह से क्या हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया। उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया। हाँ, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया। और क्या क्या चीज देखने को मिली, साथ ही साथ हमने क्या देखा कि कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, इंक्रीजेस, कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीजेस, अब एक और साथ ही साथ क्या देखने को मिला कि यहां पे ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है, लेस ऑक्सीजन एट मसल्स। इसकी वजह से क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गया। ये देख लिया, ऑक्सीजन की डिलीवरी मसल्स में कम हुई, है ना। और क्या क्या चेंजेस देखने को मिला हमें, बस यही था ना। नाउ और कुछ है क्या, आफ्टर 6 to 10 days, यस, सिंपैथेटिक, हाँ, यस राइट, एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन, है ना, उनकी वजह से ये सब चीज देखने को मिली। नाउ अब ये बिगनिंग में था, अब अपने कुछ दिन बिता दिए, 6 से 10 दिन बिता दिए। अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इंक्रीजेस, कहां पे, ये मसल्स है हमारा, आर्ट्रियल वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस इंक्रीजेस, इसका मतलब है ना, मतलब ऑक्सीजन मसल तक अच्छे से पहुंच रहा है। तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट क्या होगा, डिक्रीजेस, है ना, ठीक है। और क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीजेस। ये कब की बात है, आप देखो, आपको कंडीशन समझ में आई है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछूं कभी कि व्हेन वी रीच टू द अल्टीट्यूड, immediately what are the following changes takes place in our body at the beginning days of altitude। जब भी हम तुरंत पहुंचते हैं अल्टीट्यूड पे तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो क्या होगा आपका आंसर, इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट, इंक्रीजिंग हार्ट रेट, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं इनका रीजन पूछा तो आपका रीजन क्या होगा, 2 रीजन है, एक तो प्लाज्मा लॉस और दूसरा लेस ऑक्सीजन डिलीवरी एट द मसल्स, आर्टेरियल ऑक्सीजन वेनस डिफरेंस, ठीक है। बट मैं पूछूं आफ्टर 6 to 7 days कार्डियक आउटपुट, या भी इतना डिटेल में आपको शायद ही पूछेंगे कि आफ्टर 6-7 days में क्या होगा। अक्सर यहां पे ये पूछ सकते हैं कि बिगिनिंग में क्या होगा, ठीक है। फिर भी अगर पूछे तो क्या बोलोगे, स्टार्ट डिक्रीजिंग, पहले इंक्रीज होगा उसके बाद डिक्रीज होगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिख लिया कॉपी में सबने, ओके, लिख लिया सबने, जिसने नहीं लिखा रेज योर हैंड। अरे मधु जल्दी लिखा कर, बास, बास तुम्हारा असली नाम क्या है, व्हाट, बास, रियल नेम भास्कर, अच्छा, फ्रॉम विच स्टेट, आंध्र प्रदेश, ओके। चलो नेक्स्ट, एट मैक्सिमम और हेक्सेटिव एक्सरसाइज लेवल एट हायर एल्टीट्यूड, अगर हम मैक्सिमम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा 100% देते हैं, 90-100% देते हैं, तब क्या होगा,
बोथ मैक्सिमम स्ट्रोक वॉल्यूम एंड मैक्सिमम हार्ट रेट डिक्रीजेस एंड कार्डियक आउटपुट। अब देखो क्लियर है। अगर हम जाते हैं अल्टीट्यूड पे तो हमारा मैक्सिमम स्ट्रोक वॉल्यूम कंपेयर ये किसकी, हर चीज में ध्यान रखना, ये डिक्रीज बोल रहा है ना, तो सी लेवल के कंपैरिजन में बोल रहा है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। डिक्रीजेस मतलब क्या, हम पहुंचने के बाद में वहां गए, तो डिक्रीज मतलब क्या हुआ, कंपेरेटिवली टू द सी लेवल। अगर हम वहां अल्टीट्यूड पे जाके एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा मैक्सिमम स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। राइट डाउन 8 मैक्स, लिखो ये एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, हर चीज में देखना, याद रखना, मैं हर बार डाल नहीं रहा हूं यहाँ पे एट अल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, सी लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, और कंपेरेटिवली सी लेवल की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, एसवी मैक्स डिक्रीजेस, एचआर मैक्स डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये दोनों कम होगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट मैक्स डिक्रीजेस। राइट डाउन एट मैक्सिमम इंटेंसिटी। याद रखना ये मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। अब देखो यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मैंने पूछा मैक्सिमम इंटेंसिटी पे तो कार्डियक आउटपुट यहां पे कम हुआ, बट रेस्ट पे और सम मैक्सिमम एक्सरसाइज पे कार्डियक आउटपुट यहां इंक्रीज हुआ। क्लियर है। अगर आपने क्वेश्चन को जल्दीबाजी में पढ़ा नहीं पढ़ा, यहां पे मैंने क्या बोला, ड्यूरिंग सम मैक्सिमम एक्सरसाइज आपका आंसर है कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, बट अगर मैं पूछूं ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सरसाइज तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेस। क्लियर है, समझ में आया आपको। तो ऐसी छोटी छोटी गलती होती है एग्जाम्स में, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को ही आपको दूर करके आपका स्कोर बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो, क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होना चाहिए सारी चीजें। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। द डिक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम, चीजें तो हमें पता ही है। मैक्सिमम हार्ट रेट में भी स्लो डाउन समवॉट लोअर एट अल्टीट्यूड एज अ consequences ऑफ डिक्रीजिंग रिस्पॉन्स। अब मैक्सिमम हार्ट रेट क्यों कम हो जाती है, सवाल ये आता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का तो हमें पता है कि प्लाज्मा वॉल्यूम वगैरह एंडास्टोलिक वॉल्यूम की वजह से कम होता है। मैक्सिमम हार्ट रेट कम क्यों होती है, इसका रीजन ये रहा, बीटा रिसेप्टर से अच्छे से काम नहीं कर पाता, सेंसिटिविटी कम हो जाती है। जो एपिनेफ्रिन बीटा रिसेप्टर के साथ में जाके कंबाइन होता है तो उसके रिस्पॉन्स में अच्छे से हार्ट रेट नहीं इंक्रीज होती है, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। आपको रोल पता ही है बीटा रिसेप्टर्स का और एपिनेफ्रिन नॉन एफ्रिन का, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था हमने, तो वो रीजन है वाई हार्ट रेट डिक्रीजेस। द रीजन इज बीटा रिसेप्टर। ठीक है, और इसके बीच में एपिनेफ्रिन के बीच में सेंसिटिविटी कम हो जाती है। रिडक्शन इन बीटा रिसेप्टर डेट इज इन हार्ट रिस्पॉन्स तो आपको मैंने बता दिया इसके बारे में क्या होता है, बीटा एड्रेजेनिक रिसेप्टर है ना, इसकी वजह से ही हार्ट रेट बढ़ती है ना। जब एपिनेफ्रिन बीटा रिसेप्टर से आके कंबाइन होगा तब जाके हार्ट रेट बढ़ेगी, बट ये प्रोसेस नहीं हो पाती अच्छे से। अब इसके आगे मत पूछना ये क्यों नहीं होता। मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू अल्टीट्यूड, तो कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स समझ में आ गया आपको। नाउ मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स क्या होगा, जैसे ही हम अल्टीट्यूड पे जाएंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा। लिखो बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीजेस क्यों बढ़ेगा, थायरॉक्सिन और कैटेकोलामाइन्स के बढ़ने की वजह से। थायरॉक्सिन का मैंने कोल्ड टेक एक्सपोजर में भी देखा, थायरॉक्सिन क्या होता है, थायराइड हार्मोन से निकलता है जो हार्ट मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। और कैटेकोलामाइन्स मतलब एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, इसको क्या बोल सकते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। और किससे बढ़ सकता है मेटाबॉलिक रेट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस के एक्टिवेशन की वजह से भी बढ़ सकता है।
है ना। कार्बोहाइड्रेट की जरूरत हमें ज़्यादा पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट के कंजप्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे। द एक्सक्रेटेड फ्लूइड लॉस एंड जनरल लॉस ऑफ एपेटाइट एट हाई एल्टीट्यूड रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन। द डिक्रीज इन एनर्जी इनटेक coupled with increased energy expenditure of activity at can lead to diabetes। देखो अल्टीट्यूड पे क्या हो सकता है, वेट लॉस सकता है स्टार्टिंग में, है ना। ये भी आप देख सकते हो। क्या क्या चीजें लिखोगे, इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीजिंग सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से, थायरोक्सिन की वजह से, और क्या होगा वहां पे, एपेटाइट भूख में कमी आना, खाना कम खा पाओगे, और वेट लॉस अपने को देखने को मिल सकता है अल्टीट्यूड पे। राइट डाउन वेट लॉस। क्लियर है सबको, इसमें कुछ खास समझने जैसा है नहीं, जनरल सी चीजें हैं। नाउ तो ये रिस्पॉन्स था। अब एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं। ये क्या था जो हमने पढ़ा कि हम जाते टाइम वहां पे जाएंगे तो रिस्पॉन्स क्या है, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। अब वहां पे हम क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक रुके हुए हैं, तो हमारी बॉडी में एडेप्टेशंस क्या आएंगे, क्या क्या बदलाव आएंगे रेगुलर हैबिटेशन के वजह से। तो यहां तक किसी को कुछ डाउट, एनीवन, इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो। अतुल, ब्रिजेश, नामिला, क्लियर है, ठीक है। नाउ एक्लिमेटाइजेशन। अभी क्रोनिक रिस्पॉन्स टू अल्टीट्यूड, अब हम लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं अल्टीट्यूड पे, या अल्टीट्यूड पे हैबिटेट है हमारा बहुत टाइम से, तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएगा। नाउ पल्मोनरी एडेप्टेशन, सबसे पहले विथिन 3 to 4 days chronic adaptations, within 3 to 4 days the increasing resting ventilation rate of at a value of 40% higher than the sea level। वेंटिलेशन तो बढ़ जाएगा, है ना। ब्लड एडेप्टेशंस में क्या आएगा, इसमें कोई नहीं है, नॉर्मल सी बात है। पल्मोनरी एडेप्टेशंस में वेंटिलेशन बढ़ेगा, बाकी कोई खास चेंजेस और देखने को मिलेगा नहीं लंग्स में। ब्लड एडेप्टेशन हमें काफ़ी देखने को मिलता है, इसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन का लेवल, कई बार हमने सुना होगा कि हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है अल्टीट्यूड पे जाने की वजह से। तो ऑक्सीजन की कमी अगर मिलती है तो उसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन का लेवल बढ़ जाता है, और एरिथ्रोपोइटिन के लेवल के बढ़ने की वजह से क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जैसे ही हम अल्टीट्यूड पे पहुंचते हैं 3 घंटे बाद ईपीओ एरिथ्रोपोइटिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा 3 घंटे में ही। ये लंबे टाइम तक चल देगा, 3 घंटे के अंदर ही हमारा एरिथ्रोपोइटिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और ये कंटिन्यू रहेगा 3 to 4 days तक। तुरंत एरिथ्रोपोइटिन का इंक्रीज दिखेगा। अब जिसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी का लेवल बढ़ जाएगा, आरबीसी का लेवल स्टार्ट इंक्रीजिंग। अगर ब्लड में ज्यादा आरबीसी आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीसिथमिया। इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल्स आल्सो नॉन एज पॉलीसिथमिया, सिथमिया, ये वर्ड टर्म याद रखना। अगर पर्सन 6 मंथ तक रहता है 4000 फीट की हाइट पे, मीटर की हाइट पे, तो क्या इंक्रीज होगा, आफ्टर, राइट डाउन, आफ्टर 6 मंथ, देखो आफ्टर 6 मंथ तो क्या होगा इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा 10% अप्रोक्सीमेटली। क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम में सब दोनों आ जाता है, क्या क्या आ जाता है, आरबीसी भी एंड प्लाज्मा वॉल्यूम, ये दोनों इंक्रीज होंगे। राइट डाउन, आफ्टर, अगर हम 6 मंथ तक वहां पे रह जाते हैं अल्टीट्यूड पे, तो हमारा टोटल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। टोटल ब्लड वॉल्यूम में हमारा टोटल आरबीसी का लेवल भी बढ़ेगा, और ब्लड में प्लाज्मा वॉल्यूम का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, ये दोनों की वजह से हमारा ब्लड वॉल्यूम देखने को मिलेगा चेंजेस। क्लियर है।
और जो एरिथ्रोपोइटिन का लेवल है वो तुरंत बढ़ जाता है, ये चीज का ध्यान रखना। आफ्टर लिखो विथिन 3 आवर्स, फर्स्ट 3 आवर्स ईपीओ इंक्रीजेस, एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीजेस। ठीक है, याद रखना कि तुरंत बढ़ेगा, आपको 10-15 दिन की जरूरत नहीं है, एरिथ्रोपोइटिन 3 घंटे में ही बढ़ जाएगा। क्लियर है? नाउ मसल्स एडेप्टेशंस, मसल में क्या क्या चेंजेस आएंगे? प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द हाई एल्टीट्यूड फ्रिक्वेंटली कॉज लॉस ऑफ एपेटाइट। अब देखो वहां पे क्या होता है, वेट लॉस होता है। क्या होता है? वेट लॉस देखने को मिलता है स्टार्टिंग में, हमें भूख की कमी देखने को मिलती है ना। और वहां पे क्या है, एल्टीट्यूड हमारे लिए एक स्ट्रेस की तरह है। अल्टीट्यूड पे जा रहे हैं ना, तो हमारी बॉडी मैक्सिमम वर्कआउट, मैक्सिमम कैपेसिटी से वर्कआउट भी नहीं कर पाती है एज कम्पेयर टू सी लेवल, क्योंकि वहां पे हमें एक पहले से कमी देखने को मिल रही है, हम उससे फाइट कर रहे हैं। हमारी बॉडी होमोस्टेसिस बिगड़ा हुआ है, तो उससे कंपनसेट कर रही है, बॉडी खुद को एडजस्ट करने में लगी है, इसलिए फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्टीट्यूड हमारे लिए बहुत बढ़िया है। अल्टीट्यूड के रिस्पॉन्स में, अल्टीट्यूड पे जो स्ट्रेस फेस कर रही है हमारी बॉडी, उसको एडजस्ट करने के चक्कर में हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा लेवल ये सब बढ़ता है। फिर भी अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी से वर्कआउट करें तो सी लेवल पे ही सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो अल्टीट्यूड पे बॉडी को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हुआ, वहां पे ऑक्सीजन की कमी है ना, एपेटाइट कम हो जाता है, तो वहां पे हमारा वेट लॉस देखने को मिलता है। एंड मसल्स इनएबिलिटी टू मीट द एक्सरसाइज डिमांड एट हाई एल्टीट्यूड माइट बी रिलेटेड टू डिक्रीजिंग मसल मास एंड एबिलिटी टू जनरेट एटीपी। तो देखो वहां पे हमें स्ट्रेस है, अल्टीट्यूड क्या है, कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है, स्ट्रेस है, तो वहां वेट लॉस होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी से एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे हम, है ना, एक्सरसाइज डिमांड नहीं हो पाएगी, मतलब फेवरेबल कंडीशन नहीं है। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन इन ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ मसल्स ऑफ लेग आर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस आफ्टर 4 वीक्स ऑफ अल्टीट्यूड। देखो क्या देखने को मिल रहा है मसल्स एडेप्टेशंस में, राइट डाउन मसल्स, या आप डायरेक्टली हम वेट लिख सकते हैं, वेट लॉस। ठीक है, और क्या कम होगा, एबिलिटी टू जनरेट एटीपी, राइट डाउन एबिलिटी टू जनरेट एटीपी, ये भी कमी देखने को मिलेगा हमें, है ना। आफ्टर 4 वीक्स, आफ्टर 4 वीक्स क्या देखने को मिलता है चेंजेस, क्या चेंजेस देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, राइट डाउन माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन, कॉन्ड्रियल फंक्शन डिक्रीजेस। ऊपर से तो नहीं जा रहा है किसी के, समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन कम होगा, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स की एक्टिविटी कम होगी। लिखो सब, हेडिंग डालो मसल्स एडेप्टेशन। जो लिख रहे ना हम, ये काफी है, ऐसे ही डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्या कम होगा, क्या चेंजेस होगा, क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा, ये अक्सर ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम्स में ज्यादातर, है ना। दिस सजेस्ट दैट इन एडिशन टू रिसीव द लेस ऑक्सीजन मसल लॉस ऑफ देयर कैपेसिटी टू परफॉर्म, बस यही चीजें हैं। एरोबिक कैपेसिटी, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस बोल सकते हैं, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। लिख लिया सबने? जिसने नहीं लिखा रेज योर हैंड। Yes, the ability to synthesis ATP, right? It will not. No, we are just, yes, after 4 weeks.
इट्स अबाउट आफ्टर 4 वीक्स, हम 4 वीक के बाद ही की बात कर रहे हैं. इट्स नॉट अप टू 4 वीक्स, इट स्टार्ट अप डिग्रेडिंग आफ्टर 4 वीक. Got it? Right? We are talking about after 4 week, not up to 4 week. It start decreasing after 4 week. Because altitude itself is a stressing condition, unfavorable condition for the plain people, those who are living in the plain area. Now, acclimatization. क्रोनिक एक्सपोजर टू एल्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है. मैं जस्ट क्विक बोल देता हूँ आपको. एरिथ्रोपोइटिन बढ़ेगा, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ेगा बोन मैरो से, है ना. स्टार्टिंग में तो प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है. बाद में प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ब्लड टोटल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. ये चीजें हमने देखा है. टोटल मसल मास डिक्रीज हो जाता है आफ्टर फ्यू, ये समरी है, देख लेना आप. एज द टोटल ब्लड पार्ट इंक्रीजेस. एपेटाइट, इसमें कुछ नया होगा तो देख लेता हूं मैं. डिक्रीज फाइबर एरिया, इंक्रीज कैपिलरी सप्लाई, डिक्रीज ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है. डिक्रीज इन VO2 मैक्स इनिशियल में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है. चलो आगे बढ़ते हैं. तो देखो ये चीज़ें इफेक्ट है, ये आप देख सकते हो चार्ट में, ये तुरंत चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना. ये सब मैक्सिमम एक्सरसाइज पे और ये रेस्ट पे. आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, मैं आपको ये PPT भेजूंगा, इसमें आप देख लेना. प्लाज्मा वॉल्यूम स्टार्टिंग में रेस्ट में कम हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, ये चीज़ें हमने पढ़ी है ना. स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. सब एक्सरसाइज पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है. तो अभी आपको इजी लगेगा, ये पढ़ सकते हो आप. इसमें भी समरी दी गई है, यू कैन विजिट. वो सारी चीज़ें हैं इसमें जो हमने देखा था. स्प्रिंट परफॉर्मेंस में कुछ खास चेंजेस देखने को मिलता नहीं है. जो भी एक्सरसाइज एनारोबिक है जो 2 मिनट तक है, उसमें कोई खास चेंजेस देखने को मिलेगा नहीं. ओके. बाकी एंड्योरेंस परफॉर्मेंस में नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है. प्रोलॉन्ग एंड्योरेंस परफॉर्मेंस सफर फ्रॉम एट मोस्ट एट द हाई एल्टीट्यूड बिकॉज ऑक्सीडेटिव एनर्जी इज लिमिटेड. एरोबिक स्प्रिंट डेट लास्ट 2 मिनट और लेस जनरली नॉट इम्पेयर्ड एट मॉडरेट एल्टीट्यूड. क्लियर है. तो मैं अगर एक्सरसाइज परफॉर्मेंस पूछूं जो शॉर्ट टर्म के लिए है, देखो शॉर्ट टर्म में एक्टिविटी है, जैसे 400 मीटर हो गया, है ना, 800 मीटर हो गया, 100 मीटर हो गया, इसमें कोई खास चेंजेस देखने को मिलेगा नहीं. बट एंड्योरेंस एक्टिविटी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, इनमें हमें नेगेटिव इंपैक्ट आएगा. क्लियर है. राइट डाउन. द एक्टिविटीज that last up to 2 मिनट, शॉर्ट टर्म एक्टिविटी, स्प्रिंट, उसमें कोई खास चेंजेस देखने को मिलेगा नहीं. अल्टीट्यूड सिकनेस, द लास्ट PPT. अब अल्टीट्यूड पे क्या होता है, कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है ना. अल्टीट्यूड सिकनेस पे क्या होता है, सिम्टम्स आ जाते हैं इतने 6 to 48 आवर में. हाइपोक्सिया हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेशन हो सकता है, राइट. हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एंड सेरिब्रल एडिमा, फ्लूइड जम सकता है लंग्स में, ब्रेन में, विच में इन्वॉल्व एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स एंड क्रेनियल कैविटी. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एंड सेरिब्रल एडिमा. ये दोनों अलग अलग है. हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा. इसको अगर डिटेल में पढ़ना हो तो मैं इसके नोट्स आपको भेज दूंगा. बाकी इतना ही है इंपॉर्टेंट. तो ये था अल्टीट्यूड के बारे में. लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, देन वी विल डिस्कस.